हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अभी एकदम मस्त मजे कर रहे होंगे, है ना। आज का वीडियो हम लोग बना रहे हैं, वो है अबाउट द नोटिफिकेशन जो अभी अभी कुछ टाइम पहले निकाला है आरआई भोपाल ने। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को, जो कि आईआईटी वर्सेस आरआई वाला है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया। एंड उसके बाद आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मेल भी किया कि भैया हम लोगों के डाउट्स बहुत सारे क्लियर हो गए, जो सारी चीज़ें हमें कंफ्यूज कर रही थी एकदम अच्छे से आप लोगों ने उसके बारे में बता दिया और हम लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए। तो मैंने बोला कि यार आरआई का अभी अभी आया है नोटिस, तो फटाफट आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको एकदम जल्दी जल्दी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जो भी डाउट्स हैं कि कितने ड्रॉपर अलाउड है, कितने ईयर के फर्स्ट ड्रॉपर अलाउड है कि सेकंड ड्रॉपर अलाउड है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, इन सब के लिए ये वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो चलो हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग में आया है दैट इज प्रोस्पेक्टस कम एडमिशन ब्रोशर, है ना। वही जो हेडिंग वेडिंग होता है वो सब दिया हुआ है। ये नहीं हमारा मेन है एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स, उसका क्या क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर आईटीईपी बीएससी बीएड, है ना। और अगेन ये कौन सा बीएड हो रहा है, हमारा सेकेंडरी स्टेज का, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड एनसीईटी एंड हैव सिक्योर्ड अ वैलिड स्कोर आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आईटीईपी बीएससी बीएड सेकेंडरी 2025 एडमिशन एट आरआई भोपाल प्रोवाइडेड दैट दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग, है ना। अभी 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, ध्यान से समझना है। पहला बोलता है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड्स इन क्लास 12। इसका मतलब आपका कम से कम ओवरऑल 50% से ज्यादा होना चाहिए। और फिर क्या बोलता है, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द क्लास 12th एग्जामिनेशन इन साइंस स्ट्रीम। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइंस स्ट्रीम के होने चाहिए। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो या फिर आर्ट स्ट्रीम के हो तो आप बीएससी बीएड वाला प्रोग्राम आरआई में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, क्लास 12 आपकी पास होनी चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर जूलॉजी एंड बॉटनी। इन सभी के कॉम्बिनेशन में अगर आपने क्लास 12 पास किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर आईटीईपी एंड वो भी कौन सा वाला, बीएससी बीएड। एंड कहां, तो आरआई भोपाल, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज क्या बोलता है, दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द टेस्ट इन, अब ये टेस्ट कौन सा बोल रहा है, एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, है ना। इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जूलॉजी एंड बॉटनी, इन सब में से, मतलब जैसे अगर पीसीएम है तो डोमेन में अगर किसी ने पीसीएम लिया है तो भी चलेगा, पीबीजेड लिया है ना, सॉरी सीबीजेड लिया है तो केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी, ये सारी की सारी चीजें वो इन्हीं सब में से किसी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो एज द डोमेन सब्जेक्ट इन एनसीईटी टेस्ट कंडक्टेड बाय एनटीए, है ना, एनटीए कंडक्ट करवाती है। अब अगला क्या बोलता है कि प्रूफ ऑफ हैविंग पास क्लास 12। हाँ, तो वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इज आपका क्लास 12 का मार्कशीट। वही लिखा है कि प्रूफ ऑफ हैविंग पास क्लास 12 एंड हैविंग सिक्योर्ड requisite marks must be submitted at the time of submitting the application। जब वो लोग फॉर्म निकाल देंगे तब उसका आपको क्लास 12 का आपका मार्कशीट भी डालना है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी फर्निश्ड टू द इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कि आपको आपका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ता है, फिर वो बाद में वापस भी मिल जाता है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज कि a candidate should have appeared class 12th examination for the first time in either 2023 या फिर 2024 या फिर 2025। तो जो बच्चे इस साल सेकेंड ड्रॉपर हैं, तो आईआईटी में तो क्या सीन हो गया है कि आईआईटी वालों ने तो बोला है कि देखो, खड़गपुर वालों ने बोल दिया है कि फर्स्ट टाइम आपका 12th अपीयर होना चाहिए या तो 2024 में या तो 2025 में। तो इसका मतलब सेकंड ड्रॉपर वाले तो वहां से हट गए। फिर उसके बाद सेकंड ड्रॉपर के लिए भुवनेश्वर ने क्या बोला है, भुवनेश्वर ने बोला कि 1 अक्टूबर 2005 के बाद वाले होने चाहिए, है ना। उसमें भी काफी सारे लोगों को दिक्कत हो रही है कि 1 अक्टूबर 2005 से पहले वाले जो है वो क्या करें। तो उन सब के लिए गुड न्यूज ये है कि आरआई जो है इट इज टेकिंग इन एडमिशंस फॉर सेकंड ड्रॉपर्स
ऑल्सो। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कुछ बच्चे जो थे काफी ज्यादा टेंस थे कि यार सेकेंड ड्रॉपर में IIT में नहीं है तो क्या हमें कोई दूसरा अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, है ना। NIT में भी 1-2 में अभी तक कंफर्म किया गया है, बाकी में है क्या नहीं है वो सब भी बाकी के वो तो डालते रहेंगे, बट RI ने बोल दिया है कि सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है भैया, ठीक है। लास्ट पॉइंट बोलता है कि इफ अ कैंडिडेट इज एब्सेंट इन द NCET टेस्ट ऑफ एनी ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट हमारा जो आप लोगों ने एग्जाम दिया है उसमें आपको सातों के सातों सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पूरा का पूरा सेक्शन छोड़ दिया तो वी आर वेरी सॉरी, आपका एडमिशन के लिए आपका जो काउंसलिंग में जो आपका फॉर्म है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है, ठीक है। अच्छा, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं, है ना। सीट मैट्रिक्स फॉर ITEP। सीट मैट्रिक्स बोलता है कि सब्जेक्ट और कैटेगरी बताया जा रहा है ना। फिजिक्स में जनरल में 9 है, OBC में 5 है, SC में 2 है, ST में 2 है और EWS में 2 है, ठीक है। अभी तक के लिए ऐसा ही, ऑलमोस्ट सभी में सेम ही चल रहा है। बस जो चेंज हुआ है वो केमिस्ट्री में हुआ है। केमिस्ट्री में जो जनरल है वो 8 है ना। OBC 6 है, SC ST EWS सबका सेम ही है, 2-2-2, ठीक है। एंड टोटल कितने हैं हमारे पास? 100 बच्चे हैं जो RI ले रहा है ना। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। और यहाँ पर कहीं पर कुछ लिया गया है क्या? हाँ, बस इतना बोला गया है कि 20 सीट्स ईच फॉर मेजर सब्जेक्ट सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी एंड बॉटनी इन BSc B.Ed सेकेंडरी, ठीक है। अब बहुत ज्यादा कुछ इसमें इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं BA B.Ed के लिए, है ना। उन्होंने BA B.Ed का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाल दिया। तो एलिजिबिलिटी एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ITEP BA B.Ed के लिए क्या है? सेम वही होना चाहिए, स्टार्टिंग का जो है वो तो सेम ही है कि वैलिड स्कोर होना चाहिए, है ना, NCET के एग्जाम में। और जो क्राइटेरिया है उस पर फटाफट भागते हैं अपन लोग। क्या है? पहला कि एटलीस्ट 50% मार्क्स जो होता चाहिए, इनको भी सेम चीज बोला गया है कि एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 50%। दूसरा क्या है? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th इन एनी स्ट्रीम, मतलब वो साइंस वाला भी हो सकता है, कॉमर्स वाला भी हो सकता है और आर्ट्स वाला भी हो सकता है। तो इन एनी स्ट्रीम / डिसिप्लिन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर BA B.Ed, ठीक है। लेकिन अब ये तो है कि कोई भी डिसिप्लिन का होगा, नो इश्यूज, लेकिन दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द टेस्ट इन एनी वन फ्रॉम अमंगस्ट इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इन सभी सब्जेक्ट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 सब्जेक्ट में से अगर कोई एक सब्जेक्ट आपने क्या लिया है? आपने अपीयर किया है एज द डोमेन सब्जेक्ट। याद रखना, डोमेन सब्जेक्ट के लिए अगर आपने चूज किया है इन NCET, तभी आप BA B.Ed के लिए एलिजिबल हो। आपका 12th में आपने कौन सा स्ट्रीम लिया है, इनसे RI को फर्क नहीं पड़ता है। RI को फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आपने डोमेन में क्या इन 9 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट लिया है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोलता है? अगेन लास्ट के जो 2-3 पॉइंट है वो सारे के सारे तो सेम ही रह रहे हैं कि जो आपको प्रूफ देना है क्लास 12 में आपके कितने नंबर आए हैं और आप उस मार्क्स को ये कर रहे हो कि नहीं, फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, वो जो प्री रिक्विजिट है उसके लिए किया गया, और तो कुछ ज्यादा है नहीं। अगेन की 2023 में, 2024 या फिर 2025 में अगर आपने अपना क्लास 12 खत्म किया है पहली बार, याद रखना वेरी फर्स्ट टाइम। कुछ का भी ऐसा होता है कि उन्होंने 2 बार बोर्ड्स दिए होते हैं ना, तो फिर उनको कंफ्यूजन होता है कि इसमें ये वाला कंसिडर किया जाएगा कि लेटेस्ट वाला कंसिडर किया जाएगा। तो सबके लिए क्लियरली लिख दिया है कि फर्स्ट टाइम वाला। एंड अगेन की सातों के सातों सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने सातों के सातों सब्जेक्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आपका एडमिशन कंसिडर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि यार भैया ऐसा इन्होंने किया क्यों है, क्यों बोल के रखा है कि एनी ऑफ द 7 सब्जेक्ट एब्सेंट इन NCET टेस्ट ऑफ एनी ऑफ द 7 सब्जेक्ट, मतलब क्योंकि हमारा तो पेपर सातों के सातों पेपर एक ही दिन में लिए हैं, तो एब्सेंट कैसे हो सकता है कोई। तो एक्चुअली में ना ये बनाया गया था उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि बच्चे इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे NCET में
कि हर सब्जेक्ट को एक एक दिन में, जैसे इस बार आप लोगों का कैसा हुआ, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, राइट। इन लोगों ने सोच के रखा है कि आगे जाके बच्चे इतने बढ़ गए, लेट अस अज्यूम कि आगे जाके ऑब्वियसली अगले साल आगे आगे और बढ़ते जाएंगे बच्चे, तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा ना कि जो एक एक सब्जेक्ट का पेपर, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सबको अलग अलग दिन, अलग अलग शिफ्ट में लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो इट विल नॉट बी 1 पेपर 3 hours, बट इट विल बी मेनी पेपर, की मैथ्स एक दिन हो रहा है, एक दिन फिजिक्स हो रहा है, एक दिन केमिस्ट्री हो रहा है, एक दिन कोई लैंग्वेज हो रहा है, ऐसा करके। तो वही उन्होंने बोला इज एब्सेंट इन एनी ऑफ द टेस्ट। तो इनका मतलब अभी के कॉन्टेक्स्ट में इनका सिंपल मतलब है कि सारे के सारे सातों के सातों सब्जेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर सातों के सातों में से एक भी सब्जेक्ट रह जाता है तो आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सीट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोल रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए जनरल के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए कोई नहीं है ना, कोई रिजर्व्ड सीट नहीं है ऑब्वियसली। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रखी है। हिंदी लिटरेचर के लिए भी 3 सीट जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 3 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एंड एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए एज सच कोई रखा नहीं है। गुजराती लिटरेचर के लिए 1 सीट है, याद रखना 1 ही सीट है, काफी टफ कंपटीशन होगा ऑब्वियसली, है ना। जनरल के लिए, बाकी किसी के लिए कोई रिजर्व सीट्स नहीं है। मराठी लिटरेचर के लिए जनरल में 2 है, बाकी के लिए कोई रिजर्व सीट्स नहीं। हिस्ट्री में 3 सीट्स है जनरल के लिए, 2 सीट है ओबीसी के लिए, 1 सीट है एसटी के लिए, 1 सीट है एससी के लिए और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। सेम थिंग गोज फॉर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो टोटल जनरल की सीट्स कितनी है सारे सब्जेक्ट्स मिला के, इट इज 22 सीट्स फॉर जनरल। ओबीसी के लिए 13 सीट्स हैं, एससी के लिए 6 सीट्स हैं, एसटी के लिए 4 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है ना। और इन सब का टोटल मिला के हमारे कितने हो जाते हैं, 50 बच्चे। तो 100 स्टूडेंट्स इन बीएससी बीएड, 50 स्टूडेंट्स इन बीए बीएड, ठीक है। तो हम लोगों ने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, है ना, और आपको क्या बता दिया, सीट मैट्रिक्स बता दिया। अब इसके एंड में ना आपको दिखेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, आरआई भोपाल ने ये भी डाल के रखा है, तो उस पर भी एक बार नजर मार लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर उन्होंने फीस के बारे में भी दिया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं कि ईयरली फीस जो है बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए क्या क्या होगा, ठीक है। जनरल जो है, जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस होगी ईयरली, दैट इज ओनली 24,545 रुपीज, ठीक है, ये है। अब नॉन हॉस्टलर्स के लिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हॉस्टल में नहीं रह रहे। तो जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं और वो जनरल या फिर ओबीसी के हैं, तो उनको लगेगा 13,545 रुपीज। अगर आपने कोई अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हो तो। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए क्या है, हॉस्टलर्स के लिए फीस है 19,545 और नॉन हॉस्टलर्स के लिए 8,545 रुपीज। अच्छा, और देखते हैं और क्या बोल रहे हैं ये लोग। उसके नीचे ही दिया हुआ है सेमेस्टर वाइज फीस, है ना। एक तो ईयरली फीस हो गया कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ईयरली वाइज। अब सेमेस्टर वाइज देख लेते हैं, क्योंकि एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, हम लोगों का ऐसे ही चलता है ना सबका, तो वो देख लेते हैं कि दोनों के लिए सेम ही है कि जनरल ओबीसी जो हॉस्टलर्स हैं उनके लिए पर सेमेस्टर फीस है 17,545 रुपीज ओनली। जनरल ओबीसी जो नॉन हॉस्टलर्स हैं उनके लिए है 11,045 रुपीज। फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो हॉस्टलर्स हैं उनके लिए है 15,045 रुपीज एंड जो नॉन हॉस्टलर्स हैं वो है 8,545। तो देख रहे हो ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में, यू नो। इनफैक्ट सेकेंड सेमेस्टर एक से अगले सेमेस्टर में उनका और कम हो रहा है ना। पर चलो ठीक है। सो दिस वाज द फीस। अब आ जाते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, स्कैन्ड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्टिंग इनटू पीडीएफ ऑफ मैक्सिमम 500 KB साइज। याद रखना
साइज, जो फाइल की साइज उन लोगों ने मेंशन की हुई है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में जाके काफी सारे बच्चों ने बना लिया होता है पीडीएफ और ये सारी चीजें, लेकिन फाइल साइज की वजह से वो अपलोड नहीं हो रहा होता है, और फिर वो लोग बोलते हैं कि अपलोड नहीं हो रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है, क्या इशू है ना। तो फाइल साइज को जरूर एक बार नोट ये कर लेना है ना। और क्या देना है, स्कैन्ड कॉपी देना है। अब ऑब्वियसली स्कैन्ड कॉपी ही देंगे ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसके वजह से। आप बाद में जाके आपको कुछ फॉर्म्स देने होते हैं वहां पर जाके, लेकिन वो सब दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अभी आप हम लोग काउंसलिंग का देख रहे हैं, तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कुछ 10 के करीब इन लोगों ने ये दे के रखे हैं रिक्वायर्ड जो चीजें हैं। एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। पहला है एनसीईटी स्कोर कार्ड। एनसीईटी स्कोर कार्ड आपको एनसीईटी की वेबसाइट में मिल जाएगा जब फाइनल आप फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद, ठीक है, वहां से आप इसको कर सकते। कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, इसको टीसी भी बोला जाता है। ये कॉलेज इन द सेंस अगर आप स्कूल के हैं तो स्कूल से ले लीजिएगा। तो स्कूल का एक आपको टीसी रखना है, उसका स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल से मिल जाएगा, है ना, तो वो आपको ले लेना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट / रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये आपको एक बनवा के रखना है, ठीक है। नंबर 5 इनकम सर्टिफिकेट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6 कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या OBC से हैं तो, है ना। कंडक्ट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये भी आपको कहां से मिल जाएगा, आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा, है ना। मार्कशीट्स क्लास 10 एंड 12 उन्होंने दे के रखा है कि दोनों क्लासेस का चाहिए, क्लास 10th का भी मार्कशीट चाहिए एंड क्लास 12th का भी चाहिए, ठीक है। नंबर 9 क्या है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ सिग्नेचर, उसमें सिग्नेचर भी होना चाहिए, ठीक है। एंड नंबर 10 उन्होंने बोला है कि स्कैन्ड कॉपी ऑफ द फील्ड इन अंडरटेकिंग विद सिग्नेचर, है ना। इन्हीं फॉर्म्स में ना, इन्हीं जब आप ब्रोशर्स को एक बार गो थ्रू करेंगे तो वहां पर शायद पेज नंबर 10 या 11 में वहां पर इन्होंने एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भी दिया हुआ है। तो उस अंडरटेकिंग वाले फॉर्म को आपको फिल करना है, उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए और उसका भी आपके पास एक स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए जो आपको करना है अपलोड, ठीक है। यप, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोस्पेक्टस कम एडमिशन ब्रोशर जो RI भोपाल ने निकाला था। एंड जितनी भी मेन चीजें थी सारी की सारी मैंने बता दी है। एंड आई होप कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तब ये सारी की सारी चीजें जो हम लोगों ने बात की हैं, ये सारी की सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखेंगे और एकदम बढ़िया तरीके से उस फॉर्म को भर देंगे एंड जल्द से जल्द भी भर देंगे अगर आपको RI में आना है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मचाते रहिए, ठीक है। चलो बाय बाय।